कि इस रेंज में डायबिटीज है, इतने लंबे समय से चल रहा है, हम्म। तो जाकर के आपके पैरों को असर करे। आमतौर पे 10 साल तक अगर आपकी डायबिटीज है, चाहे कंट्रोल्ड है चाहे अनकंट्रोल्ड है, वो रिस्क धीरे धीरे आपके शरीर में आने लगता है। बढ़ा देता है वो। हाँ, वो रिस्क बढ़ा देता है कि डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको डायबिटिक फुट होने का खतरा ज्यादा है। देखिए, पहला तो ये समझना है कि जिसको भी डायबिटीज है उसको रिस्क है डायबिटिक फुट होने का। अब साथ में अगर आपको न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी मतलब सुनपन आना पैरों में, साथ में अगर आपको माइक्रो एंजियोपैथी मतलब नसों में ब्लॉक होना। तो मॉनसून में अचानक से डायबिटिक फुट के केसेस बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं? देखिए, मॉनसून में एक तो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी में आपका स्वेटिंग ज़्यादा होती है। सेकंड है कि आमतौर पे आप ये तो है नहीं कि बिल्कुल सूखे एरिया में रहेंगे, आपको नहीं। बाहर तो जाना ही पड़ेगा कि पानी में गए कहीं गए, ठीक है। और क्योंकि पानी में एक तो खाल गल गई, ऊपर से वो क्लीन नहीं है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि मॉनसून या इमीडिएटली आफ्टर मॉनसून जो है एकदम से डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस के काफ़ी सारे मरीज आते हैं। तो जो लोग नंगे पांव ज्यादा चलते हैं उनमें भी चांसेस है डायबिटिक फुट होने का? अब इंडिया में तो ट्रेडिशन है सबका कि नहीं, मेजॉरिटी लोग हैं घर पे नंगे पैर चलते हैं। हमारे पैर कहीं ना कहीं ठोकर खा ही जाते हैं, कितने भी आप प्रोटेक्शन लो, दरवाजे से लग गया, बेड के कोने से लग गया, टेबल के कोने से लग गया, उसमें आपका कभी नाखून उखड़ गया, थोड़ी सी स्किन छिल गई, तो ये सब आपके डायबिटिक फुट में रिस्क बढ़ा देते हैं। इतना छोटा सा जख्म होगा वो धीरे 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 करके इतना बड़ा हो गया कि उनका पूरा पैर काला पड़ने लगा था। जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया, समय से दवाई नहीं ली, तो पैर काटने की नौबत आ जाएगी। पहले छोटा कट होगा, फिर वहाँ पे लाली आएगी, सूजन आएगी, फिर वो धीरे धीरे इन्फेक्शन ऊपर तक जाता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा ऊपर तक फैल गया है, या इन्फेक्शन के कारण आपका बीपी गिर रहा है, या आपके हार्ट रेट पे कुछ असर आ रहा है, या उसके कारण आपको बेहोशी आ रही है, या शुगर आपकी 600-700 पड़ रही है, यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं वो इन्फेक्शन आपके बॉडी के लिए एक जहर का सोर्स हो, तो उसमें तो फिर एम्पुटेशन एक लाइफ सेविंग मेजर हो जाता है। डायबिटीज है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि डायबिटीज एक छोटी मोटी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, थोड़ी बहुत दवाइयां खाएंगे, थोड़े बहुत डाइट चेंज करेंगे तो हो सकता है कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज लंबे समय से कंट्रोल में नहीं है तो इससे डायबिटिक फुट होने का खतरा बढ़ सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये डायबिटिक फुट क्या है। सो बेसिकली बहुत लंबे समय तक अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है तो ये आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स को तो अफेक्ट करता ही है, सबसे ज्यादा आपके पैरों यानी कि फुट को भी करता है, जिसकी वजह से कई बार नौबत पैरों को काटने तक की आ जाती है। इसलिए हमने आज के इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा केसेस मॉनसून में देखे जाते हैं और मॉनसून का सीजन जल्द ही आने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने परिवार को, फ्रेंड्स को, आसपास के लोगों को डायबिटिक फुट से बचा करके रखना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु शंकर, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर और हेड है मिनिमल इन्वेजिव जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, एंड आई एम हैप्पी कि यहाँ पे बुलाया गया, एंड अपनी जो भी नॉलेज है डायबिटीज फूड के बारे में वो आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें अपना समय देने के लिए। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक डायबिटिक फुट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बता और समझा सके। सबसे पहले लोगों को ना एक्चुअल में पता नहीं है कि डायबिटिक फुट जैसा भी कुछ होता है। उनको लगता है डायबिटीज है, चलो शरीर में शुगर बढ़ा हुआ है, दवाइयां खा के कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन डायबिटीज जो है अगर लंबे समय तक अनकंट्रोल रहता है तो वो हमारे पैरों को कैसे अफेक्ट कर सकता है? अच्छा, देखिए, डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हमारे सब अंगों पे किसी ना किसी तरह असर डालती है। अब पैर हमारे जो हैं वो सबसे निग्लेक्टेड पार्ट होते हैं। ज़्यादातर लोग पैरों की उतनी देखभाल नहीं करते हैं जितना कि अपने हाथों की कर ले या चेहरे की कर ले। आप कहीं से भी जाएं, चेहरे को धोएंगे, क्रीम लगाएंगे, शीशे में देख लेते हैं, पर पैर निग्लेक्ट रहते हैं। राइट। और क्योंकि डायबिटीज हमारे अलग अलग अंगों पे असर करता है, तो उसके कारण पैरों पे असर आ जाता है, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। ठीक है, तो डायबिटिक फुट जो है क्या लंबे समय तक अगर किसी का शुगर अनकंट्रोल है उससे होगा, तो कितने समय से अनकंट्रोल रहता है और क्या रेंज में रहेगा कि इस रेंज में डायबिटीज है, इतने लंबे समय से चल रहा है, तो जाकर के आपके पैरों को असर करेगा? हाँ, देखिए, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं लिखा हुआ कि हाँ
आपका शुगर इतना है या इतना रहा है तो आपको डायबिटिक फुट 100% होगा। आमतौर पे 10 साल तक अगर आपकी डायबिटीज है, चाहे कंट्रोल्ड है चाहे अनकंट्रोल्ड है, वो रिस्क धीरे धीरे आपके शरीर में आने लगता है, बढ़ा देता है वो। हाँ, वो रिस्क बढ़ा देता है कि डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो सकता है। अब आपने शुगर कितनी अच्छी कंट्रोल रखी है, देखभाल कितनी अच्छी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसी फॉलो कर रहे हैं, वो आपके रिस्क को बढ़ाता है। करेक्ट है। इसमें डॉक्टर कुछ लोग हैं जो रिस्क पर हैं डायबिटिक फुट होने के, क्योंकि आई एम श्योर अगर डायबिटीज सब में तो एक जैसे नहीं दिखाई देती होगी, हाँ। किसी में कंट्रोल भी रहती होगी, किसी में अनकंट्रोल भी रहती होगी, किसी में अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती होगी। हाँ। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको डायबिटिक फुट होने का खतरा ज्यादा है। देखिए, पहला तो ये समझना है कि जिसको भी डायबिटीज है उसको रिस्क है डायबिटिक फुट होने का। सारे ही। हाँ। अब साथ में अगर आपको न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी मतलब सुनपन आना पैरों में, तो आपका रिस्क बढ़ा देता है। साथ में अगर आपको माइक्रो एंजियोपैथी मतलब नसों में ब्लॉक होना, उसके कारण आपकी आंखों पे भी असर आ जाता है, आपकी किडनीज पे भी असर आ जाता है। इनमें से कोई भी चीज है तो आपका रिस्क और बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आप ओवरवेट हैं, स्मोकिंग करते हैं, या आप पैरों की देखभाल नहीं कर रहे। कई लोगों के होते हैं पैरों में, एड़ियों में क्रैक्स रहते हैं, या पैरों में कॉर्न्स या डील पड़ जाती हैं, तो उनमें आप रिस्क अपना और बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो मतलब इसमें एक मेरा सवाल ये था, आपने जैसे कहा कि पैरों में जिसके दिक्कत रहती है, अक्सर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें शायद अभी डायबिटीज नहीं है, लेकिन उनके पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है कि चींटियां चल रही है पैरों में, इसकी दिक्कत रहती है। लंबे समय तक एक पोजीशन पे बैठ गए तो पैर में झंझनी शुरू हो जाएगी, या पैर सुन्न हो जाएगा, या कहते हैं कि नस पर नस चढ़ गई। तो इन लोगों में है कि आगे चल करके डायबिटिक फुट हो सकता है? देखिए, एक नॉर्मल चीज है, हम लोग किसी भी पोजीशन में लगातार बैठे रहते हैं, चाहे आप स्क्वाट कर लो, चौकड़ी मार के बैठ जाओ, या एक पोजीशन में रहें, तो झंझनाहट या सुनपन, या बोलते हैं ना कि पैर चल नहीं रहे, या एक फीलिंग आती है, वो तो एक नॉर्मल चीज है जो सब में होती है। उसका रीजन यह है कि एक पोजीशन में जब प्रेशर रहता है तो ब्लड फ्लो थोड़ा बहुत असर रहता है। जैसे आपने उंगली को 2 मिनट दबा लिया तो उंगली सफेद पड़ने लगती है कि वहां के ब्लड फ्लो कम हो गया है। क्योंकि नसों पे ब्लड फ्लो कम हुआ है तो वो थोड़ा बहुत सेंसेशन आई है। अब बाकी न्यूरोपैथीज जो हैं, जो आपकी चाहे बोले कि एक न्यूरोपैथी जैसे लेप्रेसी बोलते हैं, उसमें भी न्यूरोपैथी होती है, उसमें जख्म होते हैं पर वो इन्फेक्ट नहीं होते। मतलब देखा होगा, लेप्रेसी में लोग बोलते हैं ना कि उंगलियां गल गई हैं, लॉस होती हैं फिंगर्स, बट उनमें इन्फेक्शन इतना नहीं होता। पर डायबिटीज में क्योंकि सुनपन के साथ आपका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, वो मेन खतरा बढ़ाता है आपका। आपने जैसे कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो स्पेसिफिक सीजन में केसेस लेकर के आते हैं डायबिटिक फुट के, खास करके आपने कहा मॉनसून सीजन में। तो मॉनसून में अचानक से डायबिटिक फुट के केसेस बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं? देखिए, मॉनसून में एक तो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी में आपका स्वेटिंग ज्यादा होती है। सेकंड है कि आमतौर पे आप, ये तो है नहीं कि बिल्कुल सूखे एरिया में रहेंगे, आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा कि पानी में गए कहीं गए। सेकंड, पानी में एक तो कोई इतना तो साफ पानी होता नहीं है, वो तो आपको पता है, मेजॉरिटी जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है नाली का हो रहा है। थर्ड है कि आप जब पानी में जाएंगे, जैसे पैर गल जाते हैं, नॉर्मल बंदा भी है उसके पैर में थोड़ी पानी में खाल गली गली सी हो जाती है, उसमें फिर छोटे मोटे स्क्रैच लगी जाते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि पैर बिल्कुल बचा के चल रहे हैं, कि एक छोटी खरोंच भी नहीं लगी, कोई पत्थर ना चुभा हो, कुछ ना चुभा हो। तो ये आप में जैसे कोई भी इन्फेक्शन को एंटर होने के लिए कोई ना कोई एक एंट्री पॉइंट चाहिए। तो जैसे ही आपकी स्किन में एक ब्रेक हुआ तो उसको आने का एक एंट्री पॉइंट मिल गया। ठीक है। और क्योंकि पानी में एक तो खाल गल गई, ऊपर से वो क्लीन नहीं है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि मॉनसून या इमीडिएटली आफ्टर मॉनसून जो है, एकदम से डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस के काफी सारे मरीज आते हैं। ओके। और इसमें जो लोग नंगे पांव चलते हैं, ज्यादातर कई लोगों की आदत होती है बेयर फुट चलने की, वो सैंडल्स चप्पल वगैरह नहीं पहनते, घरों में भी चलते हैं। इवन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि सुबह सुबह घास पर नंगे पांव चलेंगे तो आंखों की रोशनी बेहतर होगी। तो जो लोग नंगे पांव ज्यादा चलते हैं उनमें भी चांसेस है डायबिटिक फुट होने का? देखिए, मेन है कि जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि आपको कहीं ना कहीं स्किन में ब्रेक मिलनी है इन्फेक्शन के लिए। अब डायबिटीज के जो मरीज हैं, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, न्यूरोपैथी कहीं ना कहीं सेट इन होती है कि हाँ, सुनपन आना है उनको। जब आपको सुनपन आ गया है तो जैसे हमारे पैर में छोटा सा, या जूते में कोई भी एक छोटा सा पत्थर भी हो, या एक छोटा दाना भी हो, आपको इरिटेट करता है कि कुछ है कुछ है कुछ है। आप जूता करोगे, सॉक्स उतारोगे, साफ करके देखो कुछ है तो नहीं, फिर पहनोगे।
अब जब आपके पैर में सुनपन आ गया है, आपको ये छोटी मोटी चीजें पता नहीं चलती हैं, जो फाइन टच का है। हाँ, सेंसेस में ही नहीं, मतलब कम पता चलता कम है। पता चलेगा। हाँ, जैसे हमारे को जूते में शू बाइट हो रहा है या हल्का सा एक पैर में कील लगी हुई है, वो आपको इरिटेट करती है, पता चल जाता है। डायबिटीज में वो पता नहीं चलता। जब आप नंगे पैर चल रहे हैं तो आपका ग्राउंड और स्किन के बीच में कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। चाहे जूते हों चप्पलें हों, वो आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर दे रही है। राइट। तो आपकी इंजरी को कम बताती है। अब इंडिया में तो ट्रेडिशन है सबका कि नहीं, मेजॉरिटी लोग हैं घर पे नंगे पैर चलते हैं, कि बाहर के जूते बाहर रखो, अंदर नंगे पैर चलो। ठीक है, अब जमीन ठीक है, बाकी साफ है, बट हमारे पैर कहीं ना कहीं ठोकर खाई जाते, कितने भी आप प्रोटेक्शन लो, दरवाजे से लग गया, बेड के कोने से लग गया, टेबल के कोने से लग गया, उसमें आपका कभी नाखून उखड़ गया, थोड़ी सी स्किन छिल गई, तो ये सब आपके डायबिटिक फुट में रिस्क बढ़ा देते हैं, क्योंकि फिर स्किन ब्रेक हो गई, इन्फेक्शन को अंदर आने का एक जरिया मिल गया, तो रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो ये इन लोगों को जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो छोटा सा क्या कट भी अगर लगता है या छोटा सा घाव भी होता है, अगर डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो गया तो बहुत बड़ा सीवियर हो सकता है वो। देखिए, अब कितनी जल्दी आप ट्रीट करवा रहे हैं, अब ये तो नहीं है कि चोट तो डायबिटिक्स को भी लगती है, चाहे जिनको डायबिटिक फुट हो, बट हर एक में वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि हमको ये नहीं पता कीटाणु कौन से हैं। तो अगर कीटाणु गंदे हैं या आपने उस कट को निग्लेक्ट कर दिया तो वो डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने टाइमली ट्रीट कर लिया उसको, आपके यहाँ कीटाणु माइल्ड हैं, तो फिर मे बी आपका नॉर्मल जख्म जैसे भर जाएगा। यहाँ पर ना डॉक्टर, हम अपने यहाँ का एक एग्जांपल देना चाहेंगे। मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, तो उनको भी डायबिटीज था। वो ऑटो से आ रही थी, तो ऑटो से उतरते वक्त हल्का सा उनके पैर में कट लग गया था। ध्यान नहीं दिया, डायबिटीज में उनका अनकंट्रोल रहता था, कोई डाइट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई खाने पीने में कमी नहीं, ना एक्सरसाइज, कुछ नहीं। वो धीरे धीरे, मतलब इतना छोटा सा जख्म होगा वो धीरे 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 करके इतना बड़ा हो गया कि उनका पूरा पैर काला पड़ने लगा था। जब वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया, समय से दवाई नहीं ली, तो पैर काटने की नौबत आ जाएगी। होता है ऐसा कि अगर छोटा सा घाव आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो पैर काटने की नौबत आ जाती है डायबिटीज में। देखिए, इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है सब उस पर डिपेंड करता है। अब शुरू में क्या, ये तो ऐसा नहीं होता, कोई भी इन्फेक्शन ऐसा नहीं होगा पूरा पैर एकदम से सड़ा लेगा। पहले छोटा कट होगा, फिर वहां पे लाली आएगी, सूजन आएगी, फिर वो धीरे धीरे इन्फेक्शन ऊपर तक जाता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा ऊपर तक फैल गया है, या इन्फेक्शन के कारण आपका बीपी गिर रहा है, या आपके हार्ट रेट पे कुछ असर आ रहा है, या उसके कारण आपको बेहोशी आ रही है, या शुगर आपकी 600-700 पड़ रही है, यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं वो इन्फेक्शन आपके बॉडी के लिए एक जहर का सोर्स हो गया है। तो अब जहर वाली चीज़ हम लोग तो रखना प्रेफर नहीं करेंगे। अब ये तो नहीं चाहेंगे कि एक पैर बचाने के चक्कर में किसी की जान चली जाए, तो उसमें तो फिर एम्पुटेशन एक लाइफ सेविंग मेजर हो जाता है, जीवन बचाने के लिए पैर काटना पड़ता है। तो अब वही होता है हमारा, या तो वो डेडली है, इन्फेक्शन डेडली है कि मतलब उसका जहर आपकी लाइफ में खतरा बना हुआ है, या डेड लॉस है। डेड लॉस मतलब कि आपके पैर में जो है कि मांस आप निकाल दोगे फिर हड्डियां बचेंगी, या ऐसा हो जाएगा कि वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरफियर करेगा। तो उसमें हम लोग बोलते हैं उससे अच्छा तो कि आप एम्पुटेशन करा के नकली टांग लगवा लीजिए, उसमें आपकी रिकवरी जल्दी होती है। तो फिर उसमें हम लोगों को एम्पुटेशन के बारे में सोचना होता है। तो ये जो लोग इस तरीके के रिस्क पर आ जाते हैं कि उनके पैर काटने की नौबत आ गई, इन्फेक्शन इतना फैल गया, कुछ सिम्टम्स तो दिखाई देते होंगे उनको कि अगर छोटा बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है, तो हम कैसे पहचाने? तो मैं वही बोल रहा हूँ, डायबिटीज में पहली चीज जो सबसे कॉमन है कि पैर सुन्न हो गया आपका, पता ही नहीं चलेगा, तो आपको तो पता चलता नहीं है। और मेजॉरिटी लोग हैं कि अपनी टांग पूरी मोड़ के पैर को नीचे से देख नहीं सकते, ध्यान नहीं देते। शायद ही कोई है जो पैरों पे क्रीम लगाता हो, अनटिल सब बहुत ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो, पेडिक्योर करा रहे हो, मैनिक्योर रेगुलरली करा रहे हो, तब तो ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बाहर से आए, पैरों में बस पानी डाला, धोया नहीं, फुट केयर बहुत बेसिक सी होती है लोगों की, तो आप माइनर इंजरी पिक नहीं कर पाते, तो इसीलिए आप वो छोटे इंजरी मिस कर देते हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर फुट केयर करना जरूरी है, तभी आप पता लगवा पाओगे कि हाँ कोई रिस्क तो नहीं है। करेक्ट। इसमें जो फुट केयर की बात कही है आपने, आई एम श्योर इस बात में तो है सच्चाई कि बहुत सारे लोग नहीं केयर करते अपने पैरों की। वो नहाएंगे भी तो पूरे बदन को अच्छे से साफ करेंगे, चेहरे में, हाथ पैर में क्रीम लगाएंगे, मतलब पैर में भी कहाँ ही बहुत ज्यादा कमी लगाते हैं।
बट फुट को अपने अक्सर भूल जाते हैं। तो इसको सही तरीका कोई है ऐसा फुट केयर के लिए कि हम क्या बेसिक ऐसे हाइजीन स्टेप्स फॉलो करें सो दैट हमें पता लगे कि हमारे पैरों की हालत ठीक है, हमारे फुट ठीक है, और अगर हमें डायबिटीज है तो हमें खास करके और ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका फुट केयर कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। पहली चीज़ तो हम लोग बोलते हैं यहाँ कि जब भी आए दिन में एटलीस्ट एक बार पैर को हल्के से गुनगुने पानी में 5-10 मिनट के लिए डुबो लीजिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आपका सुनपन हो गया है पैरों में, तो आपको टेम्परेचर सेंस कम हो जाता है। तो हम लोग ये नहीं बोलते कि आप गर्म पानी में रखो क्योंकि फिर जल जाएगी खाल। हाँ, तो उसके लिए बोलते हैं पानी में जब डुबो रहे हैं हाथ के पीछे से आप फील कीजिए कि आपका बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब नॉर्मल तो टेंडेंसी होती है ना, जितना गर्म है उतना अच्छा रिलीफ देगा। ठीक है, अब डुबोने के बाद आपकी पैर सॉफ्ट हो जाती है, फिर बोलते हैं कोई भी सॉफ्ट झावे से अपने पैरों को लाइटली स्क्रब कर लीजिए। ओके। फिर कोई भी अच्छे से साबुन से पैरों को धोना है, जैसे 5 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग होते हैं, हाँ, हाँ, वैसे पैर को भी अच्छी तरह उंगलियों के बीच सब जगह अच्छी तरह धोना है, फिर सुखाना है। ठीक है। उसके बाद आप कोई भी फुट केयर क्रीम यूज कर सकते हैं। फुट केयर क्रीम नहीं तो नॉर्मल कोल्ड क्रीम यूज कर लो, वैसलीन यूज कर लो, नारियल तेल यूज कर लीजिए, उससे मालिश करनी है पैरों की। ओके। ठीक है, एटलीस्ट टखनों तक, एंकल्स तक आपको मालिश करनी है। हम्म, उसका एडवांटेज क्या है, अगर जब हाथ से फील कर रहे हैं तो आपको कोई हार्ड एरिया है, इरेगुलर एरिया है, वो पता चल जाता है। क्योंकि पैरों में सुनपन पहले आता है, हाथों में बहुत लेट स्टेज में आता है डायबिटीज में। तो एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा हाँ हमारे पैर में कोई एबनॉर्मल चीज है या नहीं है। थर्ड है, एटलीस्ट हम लोग बोलते हैं कि फैमिली मेंबर कोई भी देख ले कि नीचे से कोई जख्म वगैरह तो नहीं है, कोई सेंस ऑफ स्मेल तो नहीं आ रही है। क्योंकि अपनी स्मेल कभी किसी को नहीं पता चलती, दूसरों को पता चलती है हाँ बदबू आ रही है या नहीं आ रही है। ये तो बेसिक फुट केयर रूटीन है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलना है। नहीं चलना है। बिल्कुल नहीं, घर के अंदर भी नहीं। हम लोग बोलते हैं कि क्लोज्ड फुटवियर पहनना है आपको। नहाते टाइम आप ठीक है कर लो कि ठीक है, एक चप्पल टाइप तो रखनी है कि बिल्कुल नंगे पैर नहीं रहना। अच्छा, नहाते वक्त भी? हाँ, मतलब एटलीस्ट ये कि जहाँ पटरे पे बैठ रहे हैं कुछ कर रहे हैं वहां आप उतार लीजिए, बट ऐसे बाथरूम में भी स्लिप होना या कोने में कहीं लगने का रिस्क रहता है, तो वो चप्पल आपका रिस्क तो उसको कम करेगा। या किचन में लोगों को होता है किचन जा रहे हैं चप्पल बाहर उतार के जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं किचन के लिए रख लो बस चप्पल पहन ली, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ गिरा रहता है, तो पैरों में कभी भी कुछ इन्फेक्शन कर सकता है। तो मेन है, जैसे हम लोग है सोने से पहले मुंह को धोते हैं, फिर रात को क्रीम लगाते हैं, तो वैसे ही पैरों के लिए बोलते हैं कि धो के फुट के रूटीन अपना रेगुलर एक हैबिट बना लीजिए। ओके। ये मतलब सिंपल से फुट केयर मतलब हाइजीन स्टेप्स हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम मतलब खास करके जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनकी बात करते हैं, तो आपने कहा कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो अपने पैरों की तरफ देखते भी होंगे, फिर उन्हें पता नहीं चलता है। तो अगर पैरों में इस तरीके की तकलीफ होने लगे किसी को, कोई छोटा सा कट हो गया या कोई ब्लिस्टर हो गया, तो आपके हिसाब से उस डायबिटीज के मरीज का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, उसका पहला स्टेप ये होना चाहिए, जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन है उनसे एक बार दिखा लीजिए कि कोई रिस्क तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो आप नहीं पिक कर पाएंगे वो डॉक्टर पिक कर पाएंगे कि हल्की सी सूजन तो नहीं है, हल्की सी लाली तो नहीं है, कुछ एबनॉर्मैलिटी तो नहीं लग रही। तो जो हमारे लिए एक वार्निंग साइन होते हैं, कोई बीमारी एकदम से नहीं आती, कुछ वार्निंग साइन देख के ही आती है। और एज अ ह्यूमन सबकी टेंडेंसी है, डॉक्टर्स की भी टेंडेंसी है, जब तक बिल्कुल एडवांस स्टेज में ना पहुंचे वो नहीं जाते। तो इसमें जो लोग इस तरीके की दिक्कतों से जूझ रहे हैं कि उनको पैरों में लाली आ रही है, दर्द हो रहा है या सुन्न हो जा रहा है पैर, झंझनाहट वगैरह की दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए जो इलाज होता है वो दवाइयों से ही दिया जाता है या कुछ अलग लेवल का ट्रीटमेंट होता है डायबिटिक फुट के लिए? देखिए, डायबिटिक फुट के लिए सिर्फ सर्जन की स्पेशलिटी नहीं है, इसमें आपका मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब बहुत सारे, एक तो आपके फिजिशियन चाहिए जो शुगर्स का देखेंगे आपका, क्योंकि शुगर कंट्रोल होना एक मेजर पार्ट है। सेकेंड है, न्यूरोलॉजिस्ट की भी ओपिनियन लेनी पड़ती है। अच्छा। न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो नसों के डॉक्टर होते हैं, कि नसों में जो सुनपन है वो किस लेवल का है। मेजॉरिटी तो इरिवर्सिबल होता है, बट हाँ कुछ चीज़ों का आपका प्रोग्रेस स्लो कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है कि कई बार वैस्कुलर सर्जन की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, क्योंकि हमारी नसें भी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं। जैसे हार्ट की नसें ब्लॉक होती हैं, डायबिटीज में हम लोग सुनते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक हो गया या साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, वही सेम चीज जो हार्ट में चेंजेस आ रही है वो बाकी बॉडी की सारी नसों में आती है। तो वो कुछ तो नहीं है, वो पता चल जाता है उनको। थर्ड है फिर डाइटिशियन फॉर डाइट केयर। ठीक है,
फिर आपका एक सर्जन है जो कि स्पेशली वुंड में इंटरेस्टेड हैं या डायबिटिक फुट केयर में इंटरेस्ट हैं, जो कि बाकी चीज़ें देखते हैं कि अगर कोई आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, आपको कब एंटीबायोटिक्स देनी है, कौन सी ड्रेसिंग्स करनी है। ड्रेसिंग्स भी अलग अलग तरह की होती है कि कब कौन सी ड्रेसिंग लगानी है, कौन सी स्टेज पे, कब आपका प्रॉपर फुटवेयर या हम लोग बोलते हैं अलग तरह के कुछ फुटवेयर वो पहनने पड़ सकते हैं, या कब सर्जरी की ज़रूरत है, वो फिर सर्जन डिसाइड करते हैं। ठीक है। कई लोगों में उसके बाद अगर रिकंस्ट्रक्शन करना है तो आपका प्लास्टिक सर्जन का रोल आ जाता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी इसीलिए बोलते हैं। मतलब इतनी नॉर्मल बीमारी नहीं है जितना लोगों को लगता है। हाँ, तो बेसिक हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट एक फिजिशियन जो आपके हैं उनके पास तो चेकअप करने है, कि दिखा वो लेते तो आप हैं। बोलते हो कि रेगुलर डॉक्टर हैं, उन्होंने महीने बाद बुलाया, आप चले जाएंगे। हाँ, बट सर्जन के पास भी बोलते हैं कि आप 3 महीने 6 महीने में एक रूटीन विजिट करा लीजिए, लेते कि हैं। अगर रिस्क है वो पता लगा देंगे, बता देंगे आपको। राइट, मतलब ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर करते रहें। हम्म, लोगों को लगता है जैसे कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम की शुरुआत भी हो रही है ना, कई लोग नोटिस करने लगते हैं। तो मैंने ही अपने आसपास में देखा है, वो डाइट पे कंट्रोल करने लगते हैं। हाँ, उनको लगता है कि अगर हमने डाइट कंट्रोल कर दिया और अब दवाइयां टाइम से लेने लगे तो डायबिटिक फुट की जो दिक्कत थी या पैर में कोई घाव या इन्फेक्शन हुआ था वो खुद ही हील हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जिनको डायबिटीज होता है उनमें घाव भरने की टेंडेंसी कम हो जाती है सच्चा इस बारे में? नॉर्मली जैसे अभी मैंने बोला था कि ब्लड वेसल्स पे असर आता है। हाँ, तो आपकी कोई भी हीलिंग प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के या कुछ भी चीज़ें ब्लड वेसल्स के जरिए ही पहुंचनी है वहाँ बिल्कुल। पे। तो जब ब्लड फ्लो कम है तो आपका डेफिनेटली वुंड हीलिंग स्लो होगी। सेकंड है, जब डायबिटीज है तो उसमें आपके टिश्यूज में भी शुगर, ये तो नहीं है कि सिर्फ ब्लड में आ रहा है, शुगर जो बढ़ा हुआ है वो आपके सारे बॉडी टिश्यूज में रहेगा। अब शुगर तो हम लोग बोलते हैं ना इन्फेक्शन का एक सोर्स है, जहाँ मीठा वहाँ चींटियाँ आती हैं, वहाँ कीड़े लगते हैं, वहाँ फंगस जल्दी लगती है। सेम चीज टिश्यू में अगर जख्म हो गया तो बाहर से कीटाणु भी जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसीलिए ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड होता है। करेक्ट। तो वो तो एक है कि आपने डाइट कंट्रोल रख ली, बट वो एक शॉर्ट टर्म है ना, जो आपने डैमेज किया है अनकंट्रोल रखे वो तो पहले ही हो चुका है। बिल्कुल, आप तो बस उसको स्लो कर रहे हो। हाँ। तो डायबिटिक फुट अगर किसी को हो जाता है, अगर आपके पास इलाज के लिए जाते हैं तो किस लेवल का इन्फेक्शन है, किस लेवल का घाव है, उस हिसाब से देख करके आप लोग क्या क्या ट्रीटमेंट उस पेशेंट को देते हैं? देखिए, पहले अगर बिल्कुल माइनर सा कुछ है कि ज्यादा सूजन या माइल्ड सी ला ली है, पहला ट्रीटमेंट होता है अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देना। ओके। जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि इन्फेक्शंस के लिए देते हैं। साथ में फुट केयर या कुछ ड्रेसिंग्स करनी है, कि जैसे चोट लग गई आप बीटाडीन लगा देते हैं, कॉमनली घर पे होता है ना, डिटॉल सेवलॉन से क्लीन कर लिया। तो वैसे ही वो अलग अलग आती हैं क्रीम्स, उस स्टेज पे हमको देखना पड़ता है। ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाँ यहाँ पे इन्फेक्शन या कलेक्शन होने की कुछ संभावना लग रही है। तो उसमें हम लोगों को कई बार अगर पस लग रहा है तो चीरा लगा के पस निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे पानी रुका हुआ है, तो वो सीलन तो आपके ऊपर को ही जाएगी। जहां आपने पानी की नाली खोल दी तो वो फ्री फ्लो होने लगता है। वैसे अगर हमने कहीं पे पस या इन्फेक्शन ड्रेन कर दिया तो एटलीस्ट वो ऊपर फैलने का रिस्क कम हो जाता है। अच्छा। उसके बाद जहां तक है कि डेड टिश्यूज, डायबिटीज में ये समझना है कि अक्सर हमको मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ती हैं। मल्टीपल कहाँ मतलब कई बार उस चीज की, कई बार? क्योंकि जो आपने काट दिया वो एरिया तो जोड़ नहीं सकते। पर जो बचा हुआ है उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन एम है कि हाँ हमको वो बचाना है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि हाँ आपका डेडली हो गया या डेड लॉस है, तब तो हम लोग एम्पुटेशन के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हमेशा रहता है कि बचाने की कोशिश। कि अगर अंगूठे में इन्फेक्शन है पैर के तो मे बी आधा अंगूठा निकाल दिया, पैर में कोई इन्फेक्शन है वहाँ बीच में से यूं करके खोल दिया, ऊपर तक ऑलमोस्ट एडी तक की इन्फेक्शन फ्रीली ड्रेन हो सके, मतलब पूरा फैले ना वो। हाँ, मतलब आपको पहले बाहर निकालना है। बाहर फिर थोड़ा थोड़ा डेड टिश्यू आप रेगुलर ड्रेसिंग्स पे निकालते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें जो दो कंडीशंस आपने बताई कि एक तो एम्पुटेशन की नौबत आ जाती है अगर वो डेडली हो गया कि और आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स में ना फैले तो काट ही देते हैं आप। और अगर डेड लॉस की अगर वहीं तक है तो फिर उसको छोड़ देते हैं उस तरीके से। तो अगर किसी में इस तरीके की नौबत आ गई है कि इतना ज्यादा जो इन्फेक्शन है बढ़ गया है, जख्म हील ही नहीं हो रहा है, अब पैर ही काटना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है? मतलब वो आता है कि नॉर्मल जैसे कोई भी सर्जरी होती है, आप एक फिटनेस लेते हैं कि एनेस्थेटिस्ट देखेंगे, फिजिशियन देखेंगे, कोई बाकी है कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, किडनी का इन्वॉल्व है, वो सब देख के उसको लेते हैं। ठीक है। तो एम्पुटेशन के लिए जैसे लेवल डिसाइड करनी होती है हमको,
और पेशेंट की कंडीशन पे है कि अगर कोई एल्डरली हैं जिनकी लिमिटेड मूवमेंट है, कि हमको पता है कि बाथरूम तक ही जाना है, मेडिकल इश्यूज ज़्यादा है, मेजर सर्जरी नहीं झेल सकते, एंड ठीक है कि हम लोग सिर्फ 4 फुट एम्पुटेशन से कर लेंगे, एक सिंपल सा बूट पहन के एटलीस्ट वॉकर के साथ बाथरूम तक जा सकते हैं, तो उनमें हमारी प्रायोरिटी रहेगी यही करें। अब कोई बोलता है नहीं मुझे बिल्कुल एक्टिव रहना है, मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, मुझे ड्राइविंग करनी है, तो अगर उसमें पैर आगे से काट दिया तो उनको ब्रेक पे या उस पर फुट पेडल दबाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें फिर हम लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग एम्पुटेशन बिलो नी का प्रेफर करेंगे, जिससे आप बैक टू एक्टिविटीज जल्दी जा सकें। अच्छा, ओके। तो ये जो नकली टांग लगाई जाती है, अगर किसी को डायबिटिक फुट हो गया, पैर काटने की नौबत आ गई, उसका प्रोसेस क्या होता है? क्या एज वाइज मतलब एज के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया होता है? नहीं, नकली टांग जो है वो अलग अलग रेंज की आती हैं, जिसके लिए बिल्कुल एक अलग स्पेशलिटीज होती है, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स होते हैं। तो हमारे जैसे पैरालंपिक्स में होते हैं लोग, वो नकली टांग के साथ पूरा हाई जंप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या माउंटेन भी चढ़ जाते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, या क्या आप एक्सपेक्ट करते हो आपको आगे करना है, उस हिसाब से नकली टांगे बनती हैं। अच्छा। जो सिंपल वाली हैं, कुछ तो गवर्नमेंट वाली फ्री भी देते हैं, जैसे जयपुर फुट या सिंपल है, या कुछ होती हैं कि आपकी 30,000 40,000 की हैं एक टांग। आप बिल्कुल हाई रेंज पे हो कि नहीं मुझे तो आउटडोर एक्टिविटीज भी करनी है, मुझे साइकिलिंग भी करनी है, मैं रनिंग वगैरह भी कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट और वो बढ़ती जाती है। मतलब स्टार्टिंग जो है वो 30-40,000 से मतलब फ्री भी है, गवर्नमेंट सेटअप्स में फ्री भी मिलती है आपको। जो चैरिटेबल कुछ हैं वो लोग फ्री भी देते हैं। और बाकी आपकी एक्सपेक्टेशन या क्या करना चाहते हो उस हिसाब से रेट्स कितने भी जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, अगर किसी ने डायबिटिक फुट के बाद सर्जरी कराई है, नकली टांग भी लगा ली, उसके बावजूद भी अगर उनकी डायबिटीज कंट्रोल में ना रही तो? देखिए, आपका एक पैर में रिस्क है, दूसरा पैर तो अभी भी है ना। हाँ, वही ना। तो डायबिटीज तो आपको कंट्रोल में रखनी है, तभी भी इसके लिए आपका मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है सारे। अब अगर आपके फिजिशियन बोल रहे हैं कि इंसुलिन लेना है तो लेना है, ये नहीं बोलना कि इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी। मेजॉरिटी लोगों में होते हैं कि हमने तो सुना एक बार इंजेक्शन लगी उसकी आदत पड़ जाती है, वो तो आपके बेनिफिट के लिए दे रहे हैं। आदत पड़ने से अगर आपका शुगर कंट्रोल में रह सकती है वो बेटर है। करेक्ट है। हम लोग दूसरी टांग को रिस्क में नहीं लेना चाहेंगे, उसको तो बचा के ही रखना है हमें। अब मैं पैर की नहीं बात कर रहा, सेम आपके हार्ट के साथ भी हो रहा है, आईज पे भी हो रहा है, किडनी पे भी हो रहा है, ब्रेन पे भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो सिर्फ पैर के चक्कर में आप और इंजेक्शन के चक्कर में बाकी ऑर्गन्स को तो निग्लेक्ट नहीं करेंगे ना। तो वो ट्रीटमेंट अगर लिया तो आपके डेफिनेटली शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। साथ में आपको कंप्लाइंट भी होना है ट्रीटमेंट के लिए। हाँ बिल्कुल, समय समय पे जाके चेकअप भी कराते रहने, सब चीजें करनी भी है। इसमें ना जैसे फुट अल्सर्स हो गए कि पैर में किसी के छाले पड़ जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया किसी तरीके का, कोई घाव हो गया, कुछ कट लग गया, या गैंग्रीन जैसे जो होता है, तो इस तरीके की जो ये टर्म्स हैं, ये डायबिटिक फुट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, डायबिटिक फुट में हमारी क्लासिफिकेशन होती है, अलग अलग हैं, 3-4 सिस्टम्स हैं, 0 to 5 या 0 to 6 उसमें लेते हैं। प्लीज उसको ब्रीफ। 0 मतलब हो गया आपका फुट एट रिस्क है। अच्छा। कि आपको डायबिटीज है, आप में पैरों में न्यूरोपैथी आ गई है, तो आपका फुट एट रिस्क हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आ गया 1 2 3 4 हम लोग लेते हैं कि आपका अगर ट्रीटमेंट करना है, 1 और 2 में आपका लेते हैं कि इन्फेक्शन है बट जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। 1 में बेसिकली ये है। 2 और 3 में है कि हाँ इन्फेक्शन है, मे बी थोड़े डीपर टिश्यूज तक जा रहा है, पर माइनर सर्जरी से सॉफ्ट टिश्यू निकालने से वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। 4 और 5 में हम लोग बोलते हैं कि अब एम्पुटेशन की जरूरत है। 4th स्टेज में आपको 4 फुट एम्पुटेशन, मतलब एडी बच सकती है बट आगे की या 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली काटने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ। जहां एडी के ऊपर आ रहे बिलो ने एम्पुटेशन है वो ग्रेड 5 है। तो मतलब अब चाहे वो अल्सर हो चाहे कुछ भी हो, आपके ट्रीटमेंट रिलेटेड क्लासिफिकेशन है। ओके। इसमें ना जैसे आपने फुट हाइजीन की बात कही थी, तो जो लोग रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली पेडिक्योर वगैरह कराते रहते हैं, वो सही है कराना अपने फुट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इवन वो डायबिटीज के शिकार भी उसके बावजूद भी? देखिए, फुट केयर तो हाँ, चाहे मैंने पेडिक्योर खुद कराएं या कहीं खुद करें या कहीं कराएं, वो तो अच्छी चीज है। ठीक है। बट ये नहीं कि बहुत एग्रेसिव पेडिक्योर ना करा लें, कि एक तो है कि वो बहुत ज्यादा फाइलिंग ना कर दें कि स्किन में कट लग जाए। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है। सेकंड है कि जो क्यूटिकल लिफ्ट करते हैं, वो इतना अंदर तक नहीं कर लें कि वहां स्किन छिल जाए, या इतना जोर से वो स्क्रब ना कर दें कि वहां आपका बिल्कुल जैसे गर्माहट हो गई, छिल गई।
ठीक या है। उससे पहले जो फुट बाथ दे रहे हैं इतने गर्म पानी में ना पानी डुबा में। लें कि बर्न्स या ब्लिस्टर्स ना हो जाए। पैर जल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ। कुछ लोग ना स्पा भी कराते हैं, फिश स्पा वगैरह होता है, और जैसे पैरों को ना डालते हैं पानी में, तो मछलियां जो है वो आपके पैरों की गंदगी सारी खाती हाँ, हैं। हाँ। एक मैंने केस पढ़ा था कि पानी भी गंदा था और बहुत टाइम से उसी पानी में सारे लोग पैर डालते थे, तो किसी को फुट इन्फेक्शन हुआ और उनको डायबिटीज भी था, जिसकी वजह से उस पेशेंट में पैर काटने की नौबत आ गई। तो इस तरीके के जो लोग प्रैक्टिस कराते हैं कि चले गए, मतलब पैरों का स्पा ले लिया या मछलियों से अपने पैर का क्लीनिंग करा रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अब फुट स्पा तो एक तरह का जो मछली वाला एक फैड है। हाँ, अच्छा। अब मतलब कितना है, अब आप भी किसी के कोई वहां पे गंदे पैर किसी ने डूबे डूबे गंदगी हुए निकले हैं। पैर डालने में, एक तो वो हो गई। अब कोई ऐसा तो नहीं कि हाँ मछलियां हैं वो बार बार पानी क्लीन करेंगे, नहीं तो वो मछलियां भी मर जाएंगी भाई। तो बेसिकली वो स्कैवेंजर्स हैं। तो अब ये तो बोलना मुश्किल है कि वो कितना डीप बाइट करेंगे, बट अगर आपके पैर में कोई भी हल्का फुल्का लीजन है, पैर में डिफॉर्मिटी है, सुनपन है, डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फुट स्पा करो। ये सब करिए, ठीक है। अगर आपका पैर ठीक है, कोई ऐसी चेंजेस नहीं है, न्यूरोपैथी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ मे बी ट्रायल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बट उसके बाद पैर को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, और कोई भी, जैसे हम लोग फेस पे शेविंग के बाद आफ्टर शेव लगाते हैं, कोई भी एक एंटीसेप्टिक से एक मालिश कर लीजिए कि अगर कोई माइनर कट्स वगैरह हैं एटलीस्ट वो ऊपर वाले जो भी कीटाणु है वो मर जाएं। बाद में कुछ आपको कोई वार्निंग साइंस लेंगे तो डेफिनेटली उसको निगलेक्ट नहीं करना, तुरंत डॉक्टर के पास तुरंत ट्रीट कराना। इसी में जिन लोगों का मतलब क्रैक्ड फुट रहता है, कि पैरों की जो एड़ियां हैं वो फटी हुई रहती हैं, तो लंबे समय तक, खास करके मैंने लेडीज को देखा है कि वो इग्नोर करते चलती हैं, काम वाम भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो पानी में भी बहुत समय तक पैर रहता है, तो पैर फूल भी जाता है, तो जो फटी हुई एड़ियां हैं वो और ज्यादा एकदम वर्स हो जाती हैं। तो इससे भी रिस्क रहता है डायबिटिक फुट का, अगर उनमें डायबिटीज है तो। देखिए स्किन में कहीं पे भी एक ब्रीच है, तो इन्फेक्शन तो वहां से जाने का रिस्क तो रहता ही है। तो डेफिनेटली अगर आपकी क्रैक्ड हील्स हैं तो आप रिस्क बढ़ा रहे हैं। अब इंडिया में क्या है, जैसे जो खेत में काम कर रहे हैं लोग वो नंगे पैर काम करते हैं, घर पे लेडीज कुछ भी कर रही हैं वो नंगे पैर काम कर रही हैं, एड़ी फटी हुई है तो उससे इन्फेक्शन जाने का रिस्क बढ़ जाता है। बाहर के देशों में देखेंगे तो अगर वो खेतों में काम कर रहे हैं वो नी हाई बूट्स पहनते हैं, रबर बूट्स पहनते हैं कि बाहर से कोई इन्फेक्शन ना जाए, या कुछ बाकी काम कर रहे हैं तो यहाँ तक के मोटे ग्लव्स पहन के करते हैं कि हाथ में भी कुछ है तो इन्फेक्शन ना आ जाए। तो ये बेसिक प्रिकॉशन है जो मे बी अगर आप एट रिस्क है तो डेफिनेटली केयर लेना जरूरी है। और जो लोग जैसे फुट स्क्रब्स वगैरह आते हैं, क्रीम वगैरह आते हैं, या नहाते वक्त भी आते हैं कि आप डेड सेल्स को हटाने के लिए हल्का सा उसको स्क्रब कर लीजिए, इन सब का इस्तेमाल सही है? इतना वही लाइट स्क्रब तो करना ही है। फुट क्रीम या जो भी केयर है वो तो बेसिक करने में कोई हार्म नहीं है, ओवर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर, इसमें जो हम लोगों ने अब तक बात की डायबिटिक फुट में, हम चाहते हैं कि एक बार ना आप हमारी ऑडियंस के लिए ये जरूर बता दें कि डायबिटीज के वो कौन से मरीज हैं जो डायबिटिक फुट होने के रिस्क पर सबसे ज्यादा है, किस सीजन में इसका खतरा ज्यादातर देखा जाता है, और उस हिसाब से वो अपने पैरों का ख्याल कैसे रखें, और क्या ऐसे 4-5 रेड फ्लैग्स है जो हमेशा ध्यान में रखें कि कहीं डायबिटिक फुट के वो शिकार तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहला तो हम लोग आते हैं हु आर एट रिस्क, किसको रिस्क है। तो है, पहला है कि डायबिटीज चाहे अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है, आपके 10 ईयर से ज्यादा हो गए, आप रिस्क में आ गए हैं उससे। ठीक है। सेकंड, अगर आपको डायबिटीज के साथ कोई और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो गया है, चाहे आपकी किडनी फंक्शन बिगड़ने लग गए हैं, चाहे आपको न्यूरोपैथी हो गई है, या हार्ट में स्टेंट जल चुके हैं, या हार्ट का इको में कुछ गड़बड़ आ रही है, या नज़र कमज़ोर होने लग गई है, तो आपका रिस्क और बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ता है न्यूरोपैथी आने से, कि पैरों में सुनपन आ गया है, कि आपकी सेंसेशन कम हो गई है। उसके बाद अगर आप ओवरवेट हैं या आप स्मोकिंग करते हैं तो ये रिस्क आप और बढ़ा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पैरों में छोटे मोटे क्रैक्स हैं, आप नंगे पैर चलते हैं, या पैर गंदे रहते हैं, जैसे देखा है क्रैक्स में कई लोगों के हल्के हल्के ब्लैक रहते हैं, तो मतलब आप केयर पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप रिस्क और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये रिस्क मैक्सिमम हमारा मॉनसून सीजन या इमीडिएटली आफ्टर मॉनसून बढ़ जाता है, क्योंकि मॉनसून में बाहर जाना है, पानी में पैर कभी ना कभी पड़ना है, जूते गीले होने हैं, सॉक्स गीली होनी है, चप्पलों में जा रहे हैं तब भी गीले होने हैं, और वो पानी गंदा होता है, तो उससे आप और ज़्यादा रिस्क बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और जो वार्निंग साइन हमारे होते हैं कि हाँ पैरों में सूजन आना, ठीक है,
ठीक है, या पैरों में लाली आना, हम्म, या पैरों में कोई इन्फेक्शन होना, या नाखून के पास स्वेलिंग आना, नाखून का कलर चेंज होना, या जैसे हम लोग नॉर्मल चलते हैं तो आपके पैरों का एक फुट पैटर्न होता है कि 5 उंगलियों के निशान, एक अंगूठे के नीचे थोड़ा बड़ा सा और साइड में और एडी का एक प्रिंट आएगा। प्रिंट है, हाँ। अगर ये प्रिंट आप में नॉर्मल से कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपका फुट एट रिस्क हो गया है, ओके, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। ठीक है। कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो रेकमेंड किए जाते हैं इसको पहचानने के लिए? देखिए, मैक्सिमम जो हम लोग बोल रहे हैं कि आपका जो स्टार्टिंग होती है वो न्यूरोपैथी से होती है, तो न्यूरोपैथी के लिए सबसे सिंपल जो बेड साइड टेस्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा वाइब्रेशन सेंस के लिए, ओके, जिसमें एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, उससे आप टच कर सकते हैं बोन पे लगा के कि आप वो परसीव कर रहे हैं नहीं कर रहे। सेकंड होता है टच सेंस कम हो जाता है, अच्छा, तो उसके लिए 2-3 टेस्ट होते हैं। मोनोफिलामेंट टेस्ट हो गया, या आपने कॉटन के धागे से कर लिया, या एक कॉटन से टच करके देख लिया कि सेंसेशन आ रही है नहीं आ रही नहीं आ है। रही है, हाँ। और तीसरा होता है कि ब्लड फ्लो कैसा है, उसके लिए सिंपल टेस्ट है डॉपलर। डॉपलर एक कलर्ड अल्ट्रासाउंड होता है जो बताता है कि खून का दौरा कैसा है टांगों में। अच्छा, तो ये टेस्ट से पता किया जा सकता है। हाँ, अगर एट रिस्क है तो ये बता देते हैं। ठीक है, तो जैसा आपने बताया भी कि कौन कौन से लोग रिस्क पर हैं, टेस्ट से कैसे पहचान सकते हैं और क्या रेड फ्लैग्स हमेशा देखें अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो। हाँ। तो आई गेस डॉक्टर, हम लोगों ने डायबिटिक फुट पर इस सेशन में अब तक जो भी बातचीत की है वो हमारी ऑडियंस के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। आपने जो भी चीज़ें हमें बताई, सबसे पहले तो मतलब मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई है, तो मुझे भी इतने अच्छे से समझ में आया, तो आई एम श्योर हमारी जो भी ऑडियंस देख रही है उनको तो डेफिनेटली आया होगा समझ में। अगर वो लोग रिस्क पर हैं तो ऑब्वियसली इस वीडियो के जरिए उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। एंड आई होप डॉक्टर आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू। हाँ, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपने भी काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चंस पूछे थैंक यू जो सो कि मच। लोगों तक उनके जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं वो पहुंचा सके। एंड मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरी लैंग्वेज थी वो ऑडियंस को समझ में आई होगी। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। टेक्निकल टर्म्स मैंने अवॉइड किए हैं। हाँ, तो थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप हमने डायबिटिक फुड के बारे में हर एक सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश की है। डॉक्टर ने बेहद ही सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ को समझाया है, बताया है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं डायबिटिक फुड से रिलेटेड, तो कॉमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NVT Live। थैंक यू।